ताकत एक ऐसी चीज है जो अगर समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति के हाथ में हो तो जिम्मेदारी सिखाती है, लेकिन जब यही ताकत किसी अहंकारी, अस्थिर और सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति को मिल जाए तो फिर बर्बादी बस वक्त की बात रह जाती है। और आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरे हैं, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन किडनैप करने के बाद उनकी आक्रामकता और सनक न सिर्फ बढ़ गई है बल्कि बीते मात्र 36 घंटों में उन्होंने 4 अलग अलग देशों कोलंबिया, क्यूबा, ईरान और डेनमार्क के ग्रीनलैंड को तख्तापलट, सैन्य हस्तक्षेप या जमीन कब्जाने की खुली धमकी देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जबकि यही वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पूरे 2025 में खुद को पीस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रचारित करते रहे, जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, सार्वजनिक मंचों से खुद को जेन्युइनली अ मैन ऑफ पीस बताया, लेकिन जैसे ही नोबेल नहीं मिला वैसे ही उनकी राजनीति, उनकी भाषा और उनके फैसलों की दिशा पूरी तरह बदलती दिखने लगी। और अब 2026 के महज 5 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि ट्रंप एक देश पर सीधा सैन्य हमला कर चुके हैं और 4 देशों को खुली धमकियों के दायरे में ले आए हैं। हालांकि ऐसा करना जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें वेनेजुएला में फैले इस पूरे राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक संकट को संभालना होगा। यह समझना होगा कि मादुरो के बाद वहां सत्ता किसके हाथ में जाएगी, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और ट्रंप का यह एडवेंचर प्लान दुनिया को किस दिशा में धकेल रहा है। क्योंकि अगर वेनेजुएला जैसी घटनाएं आगे और देशों में दोहराई जाती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव ही हिल सकती है। और इसी पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें 2 जनवरी 2026 की उस रात पर जाना होगा जब अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें करीब 150 अमेरिकी सैन्य विमान शामिल थे। पहले वेनेजुएला के रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी की गई, फिर सीधे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके घर से उठा लिया गया। इस दौरान भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें मादुरो की सुरक्षा में लगे कई सैनिक और आम नागरिक मारे गए। क्यूबा के सरकारी मीडिया के मुताबिक मारे गए लोगों में 32 क्यूबाई सैनिक भी शामिल थे जो मादुरो को प्राइवेट सिक्योरिटी दे रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। महज 2.5 घंटे में ऑपरेशन पूरा कर लिया गया और 3 जनवरी की दोपहर तक मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क ले जाया गया। 5 जनवरी को मैनहट्टन की अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां उन पर लगे सभी आरोप पढ़े गए। मादुरो और फ्लोरेस ने खुद को निर्दोष बताया। मादुरो बार बार कहते रहे कि वह अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति है और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने जज से बहस करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सख्ती से चुप करा दिया गया। उनकी सुनवाई 17 मार्च से शुरू होनी है और दोषी पाए जाने पर यह लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। इस केस की पैरवी वही बैरी जोएल ओलक कर रहे हैं जो पहले विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज का केस भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि मादुरो के बाद वेनेजुएला में हालात कैसे हैं। तो आधिकारिक तौर पर ट्रंप ने कहा कि स्थायी सरकार बनने के तक वेनेजुएला का प्रशासन उनके लोग संभालेंगे। बाद में बयान बदला गया और कहा गया कि वे सिर्फ मदद करेंगे, लेकिन इस मदद का ढांचा क्या होगा यह साफ नहीं किया गया। फिलहाल वेनेजुएला बारूद के ढेर पर बैठा है। वहां तूफान से पहले की शांति है। एक गलत कदम उसे इराक, लीबिया या अफगानिस्तान बना सकता है। हालांकि अभी हालात ऊपर से सामान्य दिख रहे हैं। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति एलसी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। 5 जनवरी को संसद का नया सत्र शुरू हुआ और उन्हें शपथ दिलाई गई। उनके भाई होहे रोड्रिगेज संसद अध्यक्ष है और यहीं से शक की सुई घूमती है, क्योंकि अमेरिकी अखबार मियामी हेरल्ड अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट कर चुका था कि दोनों भाई बहन कतर के जरिए अमेरिका के संपर्क में थे और सत्ता परिवर्तन का प्रस्ताव रख चुके थे, जिसमें मादुरो की कुर्सी डेल्सी को देने बदले में अमेरिका को वेनेजुएला के तेल भंडार तक पहुंच देने की बात थी। और आज मादुरो के हटने के बाद सत्ता उन्हीं के हाथ में आना इस संदेह को और गहरा करता है। हालांकि ट्रंप ने डेल्सी को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो उनका हश्र मादुरो से भी बुरा होगा। और ट्रंप की भाषा में सही काम का मतलब साफ है।
अमेरिका को वेनेजुएला के संसाधनों पर खुली छूट, जो कि शुद्ध उपनिवेशीकरण होगा। हालांकि डेल्सी रोड्रिगेज सार्वजनिक तौर पर कह रही है कि वे वेनेजुएला को किसी की कॉलोनी नहीं बनने देंगी और उनकी पहली प्राथमिकता मादुरो को वापस लाना है। लेकिन असली चुनौती सेना है, क्योंकि मादुरो को सत्ता में बनाए रखने वाली सेना 2 जनवरी को उन्हें बचाने में पूरी तरह नाकाम रही, जिसका मतलब या तो सेना अक्षम थी या फिर उसकी शीर्ष लीडरशिप इस साजिश में शामिल थी। और ऐसे में डेल्सी के लिए अमेरिका के खिलाफ जाना बेहद सीमित विकल्प बन जाता है, खासकर तब जब ट्रंप को वेनेजुएला में लोकतंत्र या मानवाधिकारों से कोई सरोकार नहीं, बल्कि सिर्फ तेल से मतलब है। वरना वे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का समर्थन करते या एडमिंतो गोंजालेस का नाम लेते, जिन्हें पश्चिमी मानकों के अनुसार 2024 का चुनाव विजेता माना गया। लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वेनेजुएला इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से दिशा किसी भी ओर जा सकती है। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ तो प्रो अमेरिका सरकार बन सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना होगा कि पिछले 26 वर्षों से वहां अमेरिका विरोधी राजनीति की जड़ें बेहद गहरी हैं। पहले ह्यूगो चावेज और फिर मादुरो ने अमेरिका को संसाधनों का लुटेरा बताकर एक मजबूत समर्थक वर्ग तैयार किया था। भले वे आदर्श नेता न रहे हों, उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा पर लाखों लोग भरोसा करते थे और ऐसी वफादारी को जबरन खत्म नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें खतरा महसूस हुआ तो वेनेजुएला में सिविल वॉर तक की आशंका बन सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को जमीन पर उतरना पड़ेगा, जो लंबा, महंगा और खून खराबे से भरा रास्ता होगा। अफगानिस्तान, इराक और लीबिया इसकी मिसाल है, जहां अमेरिका को अरबों डॉलर और हजारों सैनिकों की कीमत चुकानी पड़ी। और विडंबना यह है कि अफगानिस्तान युद्ध खत्म करने की डील खुद ट्रंप ने की थी। ट्रंप हमेशा दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कोई युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अब सवाल है कि क्या वे अपने ही दावे से मुकर जाएंगे। और इसी के साथ यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहती, बल्कि 4 बड़े वैश्विक परिदृश्य उभरते हैं। पहला, अमेरिका की दादागिरी और बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप क्यूबा, कोलंबिया और ईरान को भी खुली धमकी दे चुके हैं। क्यूबा, जो 1960 से अमेरिका विरोधी रहा है, आज आर्थिक संकट में है, और वेनेजुएला से मिलने वाला तेल अगर बंद हुआ तो वहां सरकार गिराना आसान हो सकता है, खासकर तब जब ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे नेता हों, जिनका व्यक्तिगत इतिहास क्यूबा से जुड़ा है। दूसरा परिदृश्य यूरोप से जुड़ा है, जहां ट्रंप ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जो डेनमार्क का हिस्सा और नेटो का सदस्य है। और अगर अमेरिका ने किसी नेटो देश पर हमला किया तो पूरा गठबंधन ही सवालों में आ जाएगा। तीसरा परिदृश्य यह है कि अगर अमेरिका इस तरह संप्रभु देशों के नेताओं को उठाता रहा तो कल को चीन ताइवान में या रूस अपने पड़ोस में यही कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून बेमानी हो जाएंगे। और चौथा परिदृश्य एक नए कोल्ड वॉर का है, क्योंकि अमेरिका की ये कार्रवाइयां चीन और रूस के प्रभाव क्षेत्रों में सीधी सेंध है, जिसका जवाब वे भी किसी ना किसी रूप में देंगे। और अंत में यही कहा जा सकता है कि वेनेजुएला में जो हो रहा है वह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले वैश्विक भू राजनीतिक तूफान का ट्रेलर है, जिसकी आंच हर महाद्वीप तक महसूस की जाएगी। और आने वाले दिनों में यह तय होगा कि दुनिया कानून से चलेगी या ताकत से।